लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी वो मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल पे डिस्कशन की थी। हमने उसको रिव्यू किया था कि कंजर्वेशन लॉस होते हैं कुछ, वो सिंगल पार्टिकल के लिए किस तरह से होते हैं। हमने उसमें तीन कंजर्वेशन लॉस डिस्कस किए थे मेनली। वन वाज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और another was conservation of angular momentum, और third one was conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हवाले से हमने कहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट का, वो भी कंजर्व रहता है। थर्ड, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊपर जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। ये टॉपिक भी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं। इधर जो हम बात कर रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। माइट बी देयर आर टू पार्टिकल्स ओनली। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब मोर देन वन पार्टिकल है। टू पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल्स, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी ही बात करूं, उनके मोशन की बात कर रहा हूँ, या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब की मैकेनिक्स एक जनरल फॉर्म में हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो बात स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, सॉरी, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, मैं अगर उस न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको अगर मैं ith पार्टिकल के लिए राइट करूं, ith पार्टिकल का मतलब ये है कि आई एम कंसिडरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें से कोई सा एक आर्बिटरी पार्टिकल उठा लिया ith पार्टिकल से। सो उस पार्टिकल को मैं ith पार्टिकल नाम दे रहा हूँ। उसकी अगर मैं लिखूं इक्वेशन, तो डेट वाज पी आई डॉट। तो पी आई डॉट इसकी इक्वेशन है। और अगर देखा जाए, अगर आप रिकॉल करें, न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। और इधर जो हम फोर्स को डिकम्पोज कर रहे हैं, हमने कहा था भाई इधर फोर्स जो है हमारे पास दो तरह की फोर्सेस है। वन इज इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, और another one is external force। तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों की बात हम इसमें कर रहे हैं। अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, तो उस पर सिर्फ एक ही तरह की फोर्स होती थी, विच वाज एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली। तो इसमें ये है। सो दीज आर टू फोर्सेस। अब आगे बात करते हैं हम। हमारे पास ये जो दो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्स को हम ये कहते हैं कि दिस इज समीशन जे एफ जे आई। व्हाट इज मीन बाय एफ जे आई अभी डिस्कस करते हैं। ये एक इंटरनल फोर्स है, और प्लस एक एक्सटर्नल फोर्स है। उस एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स को मैं आई पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, मैं एफ के ऊपर सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर मैं ई लगा रहा हूँ, ये बताने के लिए भाई ये एक्सटर्नल फोर्स है। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 14 का नाम दे देता हूँ। अगर आप ये देखें व्हाट इज एफ जे आई एंड व्हाट इज एफ ई है, हमारे पास एफ ई आई जो है, सबसे पहले जैसे अभी हमने कहा भाई ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि ith पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही है। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। और सिमिलरली इसमें अगर आप देखो एफ जे आई की बात करो, एफ जे आई के बारे में यह है कि दिस इज फोर्स, इंटरनल फोर्स एक्चुअली। और ये ऐसी इंटरनल फोर्स है जो कि जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जब एफ जी आई लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। यानी कि इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रही है ith पार्टिकल के ऊपर,
और ये क्यों अप्लाई हो रही है, मतलब कैसे अप्लाई हो रही है, कौन अप्लाई कर रहा है, ये जेथ पार्टिकल है जो कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको एफ जे आई का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह से इस इक्वेशन में वो मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इस सिस्टम के अंदर एक और फोर्स होगी विच इज एफ आई जे। एफ आई जे जो है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ अगर आप रिकॉल करें, जो कि कहता है कि हर एक्शन का हर फोर्स का एक ऑपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक एफ आई जे के नाम से भी एक फोर्स होगी। और इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक पार्टिकल वन है, एक पार्टिकल टू है, दिस इज पार्टिकल वन, दिस इज पार्टिकल टू। मैं ये कहता हूँ भाई ये पार्टिकल वन जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज अप्लाइंग फोर्स ऑन टू। और सिमिलरली एक और पार्टिकल है, एक और वन और टू, अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये एफ वन टू जो है ये इज इक्वल्स टू होगा, मतलब अपोजिट ऑफ एफ टू वन के। सेम मैग्नीट्यूड होता है, बस डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अफेक्ट्स को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एफ वन टू मैंने जनरली वैसे आपसे कहा कि भाई दो पार्टिकल, सिमिलरली इसमें हमारे पास दो से ज्यादा पार्टिकल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ एफ जे आई इज इक्वल्स टू माइनस एफ आई जे। So this is obeying Newton's third law. Sorry. सो अभी हमें आईएन पार्टिकल की बात कर रहे थे। अब अगर इसका सम ले लिया जाए, तमाम पार्टिकल्स के ऊपर सम अगर समीशन अप्लाई कर दूं, यू नो द मीनिंग्स ऑफ समीशन, तमाम पार्टिकल्स के ऊपर मैं सम ले लूं, समीशन आई पी आई डॉट राइट साइड पे हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, और राइट साइड पे जो है हमारे पास इन तमाम का सम, यानी कि मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इधर वैसे दो समीशन के साइन आएंगे, अगर मैं दो समीशन की जगह एक ही साइन लगा दूं, समीशन आई जे लिख दूं यहाँ पे, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं, समीशन आई जे। दोनों दो समीशन लगाने के बजाय मैंने कहा आई कॉमा जे लगा देते हैं, एक ही बात है वैसे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ जे आई, मैंने सम अप्लाई कर रहा हूँ, एक जेएस पे ऑलरेडी सम था, एक और सम आ गया समीशन आई कॉमा जे के नाम से। समीशन आई जे का मतलब एक्चुअली पहला समीशन जो है जे के ऊपर ऑलरेडी था, इसके ऊपर एक और समीशन अप्लाई हो गया आई के नाम से। तो इस तरह से लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे समीशन आई जे के इस तरीके से लिख दिया। और प्लस हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो समीशन तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का अगर सम ले लिया जाए, आईएन पार्टिकल के की बात के बजाय तमाम पार्टिकल्स के ऊपर सम ले लिया जाए, तो हमारे पास इक्वेशन की ये फॉर्म हो जाती है। अब इसमें एक बात और अगर आप नोटिस करो, तो इसमें हमने ये भी कहा था भाई कि यहाँ पे अगर आप देखो कोई पार्टिकल किसी आर्बिटरी किसी भी पार्टिकल की बात करो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्टिकल की बात करो, फर्स्ट पार्टिकल अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता, यानी कि हम ये कह रहे हैं भाई कोई भी पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, यानी कि एफ आई आई जो है इस केस में हम कह रहे हैं भाई ये जीरो के इक्वल होगा। तो यानी कि अस्सलाम वालेकुम सर, शो नहीं हो रही है अभी भी। सॉरी, मैंने आपको बात कर रहे थे, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात हम कर रहे हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ आईएन पार्टिकल के लिए जो होता है, उसमें हमने कहा था कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स
तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं, वन इज इंटरनल फोर्स एंड अदर वन इज एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स में हमने कहा था कि दिस इज एफ जी आई, यानी कि दिस इज इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल आई विच इज अप्लाइड बाय जे, मतलब जे पार्टिकल जो है आई के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये वो फोर्स है। और एफ आई जो है एक्सटर्नल फोर्स है, जो किसी ऑब्जेक्ट आई के पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही है। अकॉर्डिंग टू, वैसे तो इसमें हमने कहा था भाई कि इसमें दो फोर्सेस नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें एक और फोर्स भी है जो कि इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन इसके अंदर ही मौजूद है, विच इज एफ आई जे। और एफ आई जे क्या है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर आप देखो तो अगर मैं इसमें देखूं, ये जो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन करने की करके दिखाया है कि फर्स्ट पार्टिकल जो है ऑब्जेक्ट टू के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट टू जो है ये फोर्स पार्टिकल वन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन इक्वल और ऑपोजिट है। आ, यहाँ तक हमने एक बात की, फिर हमने कहा भाई कि अभी तो ये इक्वेशन नंबर 14 जो यहाँ पे लिखी हुई है ये ओनली फॉर ith पार्टिकल है। अगर मैं तमाम पार्टिकल्स के ऊपर सम करूं तो क्या सिचुएशन होगी, तो हमने एक और समीशन इसके ऊपर इक्वेशन 14 पे अप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 14 के अंदर हम कह रहे थे कि भाई अगर आप इसमें समीशन ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास एक सिचुएशन आएगी F11 F22 F33। F11 F22 F33 अप टू सोन, इन सबके मीनिंग ये है कि कोई पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स लगा, तो हम उस फोर्स को जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो डेट विल बी जीरो। यानी कि मैं इधर एक और इसमें बात लिखूंगा इसके नीचे कि वी आर अज्यूमिंग कि आई और जे जो है नॉट इक्वल्स, अगर अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर आप प्रीवियस क्लास में रिकॉल करें हमने कहा था भाई कि अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें इसका लीनियर मोमेंटम, लिखा हुआ ना पी आई डॉट, पी आई डॉट जो है एक्चुअली बराबर होता है एम वी के, पी डॉट पी बराबर होता है एम वी के। और अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो हमने कहा था भाई कि एम वी का मतलब है कि वी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वी इज डी वी अपॉन डी टी एक्चुअली एक्सेलरेशन हो जाती है, तो ये एम आर बन जाता है। ये पिछली क्लास की डिस्कशन है। दिस इज इक्वल्स टू फोर्स, ये हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुई थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये बात होती है। तो ये जो मेरी प्रीवियस इक्वेशन थी, लास्ट जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, इक्वेशन लिखी है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन सेकंड लॉ। डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब लीनियर मोमेंटम को ही इस तरह से अगर लिख लिया जाए, समीशन एम आई आर आई, आयत के ऊपर सम है और राइट साइड हमारी एज इट इज है, समीशन एफ आई कॉमा जे, या जे कॉमा आई है, सॉरी एफ जे आई है, सॉरी जो चल रही है नोटेशन वही चलाते हैं, वो बीच में बिला वजह कंफ्यूजन होती है। तो ये एफ जे आई लिखा हुआ था, ये आई कॉमा जे है और प्लस एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर भी समीशन अप्लाई हुआ हुआ। सो इधर राइट साइड मतलब प्रीवियस एक स्टेप वाली ही एज इट इज, राइट। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल सिचुएशन ऐसी हो जाए हमारे पास कि ये जो, जैसे वैसे अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, समीशन अप्लाई हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब बात करते हैं एफ जे आई की, के सम की, मतलब ये जो एफ जे आई लिखा हुआ है इसके सम की बात कर रहा है। ये जो मेरे पास एफ जे आई लिखा हुआ है अभी, जैसे हमने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा यार, मैं ये वेक्टर के ऊपर अगर कहीं पे नोटेशन लगाना भूल जाऊं तो इसको आप कंसीडर कीजिएगा कि लगी हुई है नोटेशन, वेक्टर ही चल रहा है अभी हर जगह।
तो अभी जैसे हमने कहा भाई एफ आई आई एफ 11 F22 अप टू सो ऑन दे ऑल आर जीरो। और अभी एक पिछली स्लाइड में हमने ये भी डिस्कशन की कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है एफ जे आई और एफ माइनस एफ आई जे। अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर मैं समीशन को ओपन करूंगा इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास इसमें एक एक टर्म आएगी F11 की टर्म भी आएगी। वो तो जीरो ऑब्वियसली हो जाएगी। एक टर्म आएगी इसमें F12 की। और जब मैं मजीद समीशन ओपन करता जाऊंगा तो मेरे पास आगे जाके F21 की टर्म भी आएगी। F12 और F21 वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ they are equal and opposite, so they will cancel out each other. Similarly, F23, F32, F13, F31 and up to so on, they all will cancel out each other. हर हर कोई एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। सो वी कैन से दिस विल बिकम इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो ये बात हो गई। अब अगर आप जो हमारे पास ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास क्या बन जाएगी फाइनली। दिस एक्सप्रेशन दिस विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर समीशन एम आई आर आई। और मतलब ये है कि हमारे पास दिस इज जीरो। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट साइड पे एक्सटर्नल फोर्स जो है उसका सम टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ वो बची है। मैं फॉर इसको इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे देते हैं। अब इस फिलहाल इसको संभाल के रखते हैं। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जो आप लोग ने शायद कभी पहले पढ़ा हो, जो कि एक कॉन्सेप्ट है डिफाइंड सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वही है जो आप अपनी जीपीए कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। जीपीए आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि क्रेडिट आवर जो है वो कितने हैं और उस कोर्स में आपकी जीपीए कितनी आई है, प्लस दूसरा कोर्स आपने उठाया। फॉर एग्जांपल 2 क्रेडिट के कोर्सेज भी आप लोग पढ़ रहे हैं यूजुअली सोशल साइंसेज के। तो 2 क्रेडिट का कोर्स है उठाया, फॉर एग्जांपल उसमें 4 जीपी आ गई एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और 3 क्रेडिट का कोर्स है उसमें फॉर एग्जांपल 2.5 जीपी आई है। ये अगर आप इस अपनी सेमेस्टर सीजीपीए निकालना चाह रहे हो तो इस तरीके से ही निकालते हैं। क्रेडिट आवर मल्टीप्लाई बाय जीपीए और डिवाइडेड बाय तमाम क्रेडिट आवर्स का सम, यानी कि समीशन लगा देते हैं। यानी कि 3 + 2 + 3, अगर फॉर एग्जांपल 3 कोर्सेज पढ़ रहा है कोई बंदा, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास जो है जीपीए कैलकुलेट होती है। इसमें अगर आप न्यूमरेटर देखो ना तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं भाई कि किसी को ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है ये बताते हैं कि यार ये इस कोर्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। इम्पोर्टेंस मतलब ऑन द जीपीए कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर किसी कोर्स की वेटेज ज़्यादा होगी तो वो आपके ओवरऑल जीपीए पे उसकी जो ग्रेड है उस कोर्स का वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर कोई कोर्स 3 क्रेडिट का है और उसमें फॉर एग्जांपल आपकी 2 जीपीए आई है तो वो आपकी ओवरऑल जीपीए पे ज़्यादा अफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 2 क्रेडिट का कोर्स। तो 2 क्रेडिट का कोर्स की भी अपनी जगह अहमियत है नो डाउट, लेकिन उसकी अहमियत 2 है और उसकी अहमियत 3 है। तो मतलब 2 और 3 में ऑब्वियसली 3 बड़ा। तो ये चीज़ है। तो इसी तरह सेंटर ऑफ मास में भी यही कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसी भी बॉडी का मास उस तरफ, सेंटर का मतलब ये है कि सेंट्रल मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी आप मीन पढ़ते हो ना कि आपका मीन जो है उसी तरफ टेंड करने की कोशिश करता है जिस तरफ वैल्यू ज्यादा होती है। तो सेंटर ऑफ मास का भी यही है कि आपका किसी भी बॉडी का मास उस तरफ एक्यूमुलेट होने की कोशिश करता है जहां पे बॉडी का मास ज्यादा है। तो जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल क्लास के अंदर भी दी थी।
कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठाएं जो एक साइड पे जिसका वेट ज्यादा हो, दूसरी साइड पे वेट कम हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां पे वेट ज्यादा होगा उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो सेंटर ऑफ मास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ मास को हम कैपिटल आर से। दिस इज सेंटर ऑफ मास, शॉर्ट में सीएम लिख रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो सीजीपीए की थी। आप उसमें वेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे जीपी से, उसको उसके ग्रेड से। इधर भी यही है कि हम मास को, मास बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसको उसके क्रेडिट आवर मल्टीप्लाई करते हैं इसको आर आई से। आर आई जो है उसकी पोजीशन है, इधर पोजीशन की जगह ग्रेड था, इधर पोजीशन कह लो कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। होल डिवाइडेड बाय समीशन एम आई, मतलब तमाम कोर्सेज का क्रेडिट आवर्स का सम। समीशन एम आई तमाम मासेस जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका मास का सम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इसको हम फिगर से समझें कि इसका मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो इसको फिगर से भी समझ लेते हैं। ओके, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं कहता हूँ भाई देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सो मेरे पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह का मामला है मेरे पास। मैं ये कहता हूँ भाई कि ऑब्वियसली यू नो दिस इज द ओरिजिन, एंड फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दिस इज द ith पार्टिकल, एंड फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग दिस इज द jth पार्टिकल। कोई भी एक आर्बिटरी ऑब्जेक्ट्स मैंने उठा लिया। तो आप इसमें अगर इस वाली फिगर में आप देखो तो इसमें आपको एक बात नजर आ रही है कि देयर आर सो मैनी मासेस। कुछ मासेस सेंटर की तरफ ज्यादा एक्यूमुलेट है, मतलब आप देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर में ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो टेंड करेगा, वो सेंटर की तरफ ही टेंड करेगा। तो मैं कहता हूँ भाई ये मेरा इसका सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई करेगा। और ये हमारे पास ith पार्टिकल है, ये उसकी पोजीशन है विच इज आई एम सेइंग आर आई। और ये हमारे पास jth पार्टिकल की पोजीशन है जिसको मैं आर जे का नाम दे रहा हूँ। सो ये jth पार्टिकल इज एनी पार्टिकल, R1 R2 R3 जो भी है, ये उसकी बात हम कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास उसी तरफ जाने की कोशिश करता है जिस तरफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ मूव करता है। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें हमारे पास ये जो राइट साइड लिखी हुई है दिस वन, न्यूमरेटर तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर तो ऐसे ही है, समीशन एम आई आर आई इसकी बात करें अगर, जैसे समीशन एम आई आर आई तमाम मासेस का जो सम है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, एम का नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये जो कैपिटल एम है, दिस कैपिटल एम इज कॉल्ड टोटल मास। टोटल आपके टोटल जो क्रेडिट आवर्स है ये वही चीज है, तो ये टोटल मास। सो अगर मैं इस जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, इस इंफॉर्मेशन को मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, वो ये है कि भाई एम जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आर से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई कैन राइट एम आर इक्वल्स टू समीशन एम आई आर आई। जस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। क्यों कर दिया भाई, ये जो मेरे पास समीशन एम आई आर आई है इसकी मुझे एक वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू एम आर। मैं इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन नंबर 15 के अंदर अगर सब्सिट्यूट कर दूं
तो ये काम किया जा सकता है मैथमेटिकली, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। समीशन एम आई आर आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं विच इज इक्वल्स टू एम आर, और राइट साइड जो है हमारे पास समीशन एफ एक्सटर्नल आई, तमाम फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम है हम उसको भी एक नाम दे देते हैं भाई। उसके सम को बार बार यार समीशन एफ आई कौन लिखता रहा, एक ही दफा लिख देते हैं तमाम एक्सटर्नल। जिस तरह समीशन एम आई को आपने कैपिटल एम का नाम दे दिया, इसी तरह मैं एक्सटर्नल फोर्सेस के सम को एफ ई का नाम दे देता हूँ, और इसमें आई जो सबस्क्रिप्ट था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। सो दिस इज योर टोटल एक्सटर्नल फोर्स, इनफैक्ट टोटल एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारे पास एफ ई के नाम से। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 16। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पे अगर आप इस जो इक्वेशन 16 आई है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है ये अगर मूव करेगा तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव करेगा। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी तो सेंटर ऑफ मास को वो पूरा पूरा मूव करेगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास होता क्या है अभी हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक बात करूं, ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन 16 को एक लम्हे को साइड में रख के अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ यूजिंग दिस इक्वेशन। जो मेरे पास ऊपर सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन थी, इस सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन को यूज करके मैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना चाह रहा हूँ। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें। डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग पी जो है बराबर होता है एम मल्टीप्लाई बाय वी के, और एम व्हाट इज वी, वी हम जानते हैं भाई यार ये डी आर अपॉन डी टी के बराबर होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चीज मैं एक्चुअली अब यूज करने जा रहा हूँ। मेरे पास ये जो लीन इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की लिखी हुई है, मैं इसको यूज करके लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो आई एम डिफाइनिंग लीनियर मोमेंटम यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आई कैन राइट, जैसे आपने देखा है कि ये एम इधर डिवाइड कर रहा है, उधर आर से ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं। मेरे पास मैं ऑलरेडी अभी लिख भी चुका हूँ, एम आर जो है ये बराबर होगा समीशन एम आई आर आई, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये चीज लिख सकते हैं। अब मैं लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ये जो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, राइट साइड पे डी आर अपॉन डी टी चाहिए। तो मैं डी आर अपॉन डी टी लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये मेरे पास ये जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है सॉरी, लेफ्ट साइड पे m इज कांस्टेंट, तो मेरे पास आ जाएगा m डी आर अपॉन डी टी, और इक्वल्स टू ये जो मेरे पास राइट साइड है, यू ऑल नो के समीशन
ये जो डी बाई डी टी का साइन है ये लीनियरिटी को होल्ड करता है। आप पहले ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका, मैं क्या आप लोग कैलकुलस एक बार पढ़ते रहे। दो फंक्शंस को ऐड करने के बाद डेरिवेटिव लें या अलग अलग डेरिवेटिव लेके ऐड करें, ये प्रॉपर्टी डेरिवेटिव की होल्ड करती है। तो ये जो डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी वैसे यहाँ पे आएगा, समीशन के बाहर डी बाई डी टी आएगा, लेकिन मुझे पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मैं इस डी बाई डी टी को समीशन के अंदर लेके जा सकता हूँ। तो मैं यही करता हूँ, समीशन के अंदर लेके जाऊंगा। साथ साथ इसमें ये भी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यार ये जो मास होता है ये कांस्टेंट चीज है, तो मैं एम आई को भी डी बाई डी टी से बाहर फेंक देता हूँ उठा के। तो डी आर आई अपॉन डी टी मेरे पास राइट साइड पे ये बचेगा। और जैसे हमने कहा भाई, हम चूंकि लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है कि mass multiplied by velocity d by dt of displacement is the velocity, mass multiplied by velocity is the linear momentum, so this is equals to linear momentum p। तो हमने linear momentum की डेफिनेशन मिल गई है। ओके, एनीवे, ये जो अगर आप इसमें देखो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये जो डी आर अपॉन डी टी लिखा हुआ है ना, यू नो दिस इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी तो है ये, लेकिन किस चीज की वेलोसिटी? आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने अभी ऊपर कहा ये आर जो है ना भाई, आर के बारे में ऊपर हमने कहा भाई ये आर जो होता है ना ये सेंटर ऑफ मास होता है। तो जब आप इसमें डी बाई डी टी ऑफ सेंटर ऑफ मास लो ले रहे हो, तो ये किस चीज की वेलोसिटी होगी? ऑब्वियसली दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको मिल गई यहाँ से। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें अगर मैं एक काम ये करूं, ये जो मेरे पास लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं अगर रिकॉल करें पिछली क्लास में जो हमने काम किया था, हमने काम किया था कि कंजर्वेशन लॉस जो थे उनको डिफाइन किया था। एक था उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाज समथिंग लाइक दिस, p डॉट इज इक्वल्स टू f। मैं प्रीवियस क्लास की बात कर रहा हूँ। p डॉट इज इक्वल्स टू f। हमने कहा था भाई कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, f यानी कि जीरो हो जाए, तो p डॉट जीरो हो जाएगा। p डॉट जीरो होने का मतलब है किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज कांस्टेंट है, यानी कि p जो है उस केस में कंजर्व होगा। तो इधर भी कुछ इसी तरह का काम मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, ये चीज हम इधर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 16 को देखूं, तो इक्वेशन नंबर 16 जो लिखी हुई है, मैं इस इक्वेशन नंबर 16 को रीराइट करूं तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा हुआ ना मेरे भाई, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर को एक ही डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ एम आर इधर लिखा हुआ। सो मैं अगर इसी चीज को यूं लिख दूं, डी बाय डी टी ऑफ एम आर, डी बाई डी टी ऑफ एम आर, ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको लीनियर मोमेंटम दे रहा, जैसे अभी हमने कहा। यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब है कि ये पी डॉट का लिखा हुआ है, विच इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब मैं इसी चीज का दोबारा डेरिवेटिव ले लूँ तो पी डॉट आ जाएगा, विच इज एम आर। तो दिस इज, और अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो राइट टर्म है उस पे भी एक और डेरिवेटिव आ जाएगा।
समीशन एम आई डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। मैं दोबारा डेरिवेटिव लिया, आ, ये जो आपका लीनियर मोमेंटम है इसका एक और डेरिवेटिव लिया, पी डॉट इज इक्वल टू एफ के बराबर होता है, इसलिए काम किया। और ये जैसे अभी आपने ऊपर देखा, ये पी डॉट किसके बराबर है, अगर आप अभी ऊपर से ऑब्जर्व करें, सो पी डॉट एफ, ये आप देखें डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर किसके बराबर है, समीशन एम आई आर आई, ये किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। सो मैं यहाँ पे इसी चीज को लिख सकता हूँ यार, ये जो चीज है मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन। मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज किया ऊपर वाली इक्वेशन को देख के। तो ये चीज आ गई है। अब अगेन वही वाली बात मैं करूंगा जो हमने इधर करी थी पिछली क्लास के अंदर, कि जब व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स तो ये पी डॉट विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। सो मैं यहाँ पे अगेन यही कहता हूँ कि एक अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, व्हाट विल हैपन उस केस में, ये जो आपका पी डॉट है ये जीरो हो जाएगा। और पी डॉट जीरो होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है, हमने कहा भाई किसी भी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज कांस्टेंट है, और दूसरे लफ्जों में आपका ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। सो अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करके हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन कर लिया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की है यहाँ पे, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात की है। लास्ट क्लास में हमने सिंगल पार्टिकल के लिए बात की थी, इसमें हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखा है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इसकी इक्वेशन या इसको किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो मतलब आज की क्लास में मैं वही कंजर्वेशन लॉस जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे वो सिंगल पार्टिकल के लिए किए थे। आज की क्लास में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके, अगर आप रिकॉल करें, जैसे कि हमने लीनियर मोमेंटम के बाद बात की थी एंगुलर मोमेंटम की, तो अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम को अगर आप रिकॉल कर, हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया था। और सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से लिखा जाएगा, वही डेफिनेशन रहेगी, ऐसी बात है एंगुलर मोमेंटम की, लेकिन बस फर्क इधर ही आएगा कि यहाँ पे समीशन का साइन लग जाएगा। आप रिकॉल करें एंगुलर मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। व्हाट इज पी? पी इज लीनियर मोमेंटम, आर क्या है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सो आर क्रॉस पी, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। सो अगर आप रिकॉल करें जो चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी उनको यूज करके मैं यहाँ पे अगर लिख दूं समीशन आर आई क्रॉस पी आई डॉट डॉट की बात करो तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इक्वल्स टू समीशन आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। मैंने यहाँ पे पी आई के साथ सिर्फ डॉट लगा हुआ था, मैंने डी बाई डी टी को बाहर लिख दिया। अब ये बात जहन में फौरन आती है कि सर ये तो डी बाई डी टी दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, इधर आपने जब बाहर लिख दिया, यहाँ पे हालांकि सिर्फ पी आई के साथ है, बाहर आपने लगा दिया, इसका मतलब है ये डी बाई डी टी दोनों के साथ है। बात बिल्कुल सही है। हमने एक छोटी सी डेरिवेशन पिछली क्लास में डिस्कस की थी, उसी की बात अगर थोड़ी सी यहाँ पे भी कर लूँ,
हमने कहा था भाई कि ये जो डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई लिखा हुआ है ना, इस पे लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ u इंटू वी, जिसे आप प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ये आर आई पी आई डॉट हो जाएगा, मतलब डी बाई डी टी ऑफ पी आई इज पी आई डॉट, मतलब पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगी, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैं तरतीब का ख्याल रखेगा। डी बाई डी टी ऑफ आर आई या आर आई डॉट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय पी आई। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा रहने दें, मैं अभी सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज आर आई? आर आई को रिकॉल करें तो ये वी आई के बराबर है। पी आई किसके बराबर है? पी आई इज एम वी आई के बराबर है। वी नो के दो टर्म्स, दो वेक्टर्स जिनके जो सेम वेक्टर्स हो उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो ये जीरो के बराबर होता है, यानी कि दो वेक्टर्स ए और ए, इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे जीरो के बराबर होगा, बिकॉज इन दोनों के दरमियान एंगल जो है डेट इज जीरो या 180 डिग्री। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 180, वरना अगर सेम सेम वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली एंगल इज जीरो। तो एंगल जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सो मेरे पास जो बची चीज वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज है, दिस थिंग, वो बची है। बाकी जो मेरे पास सेकंड टर्म है दिस इज जीरो। सो मुझे जो है इस चीज को लिखने में कोई मसला नहीं था। मतलब ये कि मेरे पास डी बाई डी टी सिर्फ और सिर्फ पी आई के साथ था, लेकिन मैंने बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि इसमें सेकंड टर्म, जैसा भी आपने ऑब्जर्व किया, सेकंड टर्म इसमें जीरो हो रही है, तो मैं ये काम लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने ये काम लिख दिया। ओके। अगर आप देखो, ये जो मेरे पास डी बाई डी टी है, मैं अगर इसको बाहर उठा के फेंक दूं, या नहीं भी फेंकें छोड़े, आर आई क्रॉस पी आई किसके बराबर है? यू कैन सी दिस इज इक्वल्स टू एल, सो आई कैन राइट दिस एज इक्वल्स टू एल डॉट डी बाई डी टी ऑफ एल, मतलब आर आई पी आई इज एल, तो डी बाई डी टी ऑफ एल इज एल डॉट। ये हमारे पास चीज आ गई। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? चलें अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पिछले थोड़ा बिल्कुल आज बिल्कुल स्टार्ट में जो बात की थी कि हमारे पास कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्चुअली ये बराबर होता है दो फोर्सेस के सम के। बिल्कुल शुरू में जो हमने बात की थी कि पी आई डॉट जो है, पी आई डॉट जो है ये दो फोर्सेस के सम के बराबर होता है। वन इज एक्सटर्नल फोर्स, वन इज एफ जी आई के नाम से एक फोर्स होती है। ये दो फोर्सेस के सम के बराबर होते हैं। तो मैं पी आई डॉट जो लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पे, बिल्कुल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, पी आई डॉट को अगर मैं यहाँ पे डिकम्पोज कर दूं, मतलब दो फोर्सेस के फॉर्म में डिकम्पोज करके लिख दूं, सो आई कैन राइट समीशन आई, समीशन आई आर आई क्रॉस एफ, दो फोर्सेस थी इसमें। वन वॉज एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमने एफ ई का नाम दिया था, दूसरी हमारे पास थी एफ जे आई के नाम से। ये दो तरह की फोर्सेस थी, एक इंटरनल फोर्स, वन वॉज एक्सटर्नल फोर्स। सो मैं इस चीज को यूं लिख सकता हूँ, पी आई डॉट जो मेरे पास पी आई डॉट है मैंने उसी को लिखा हुआ है। सो ये मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।